नेशनल दस्तक के बहुजन पावर में आज मेरे साथ 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक समिति का हाल ही में गठन किया है और मैं ज़रूर बताऊंगा कि समिति किस लिए काम करेगी। शायद आपको याद होगा एक भी हाल ही में एक मामला आया था, एक अंबेडकर कॉलोनी गाज़ियाबाद में जो बनी थी उसको तोड़ने के आदेश जारी हुए थे। यूपी एसआईडीसी की तरफ से उसके आदेश जारी किए गए थे, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन किया गया था, डीएम कार्यालय का घेराव किया गया था। उसके बाद कह सकते हैं कि शायद प्रशासन थोड़ा दबाव में आया या शासन तक कुछ इस तरीके से एक बहुजनों की जो आवाज़ थी वो इतनी बुलंद होकर पहुंची कि उस पर दोबारा एक्शन लिया गया, आदेश जारी किए गए। हालांकि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कॉलोनी बची रहेगी या नहीं बची रहेगी, किसी तरह के स्पष्ट आदेश नहीं आए हैं। लेकिन इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, दलित का घर होना मतलब मुसीबत का घर होना जैसा जो माहौल अब बन चुका है, उस माहौल की अगर हम बात करें तो ज़रूरी है कि बहुजन समाज के लोग खुद अपने उत्थान के लिए आगे आएँ। तो एक समिति का गठन हुआ है, समिति का नाम है अंबेडकर नगर सर्व समाज विकास समिति। ये अंबेडकर नगर के जो मामला हुआ था उसके बाद इस समिति का गठन किया गया है। मेरे साथ समिति के अध्यक्ष सचिन जाटव हैं, मीडिया प्रभारी हैं सुनील गौतम और प्रमोद सागर हैं जो उपाध्यक्ष हैं समिति के। और भी कई मेंबर हैं जिनको हमने कोशिश की थी कि वो वक्त पर यहाँ मिले, लेकिन क्योंकि हमें ही पहुँचने में देर हुई तो बाकी जो मेंबर हैं वो जा चुके हैं। फिलहाल 3 लोग जो मेरे साथ हैं उन्हीं से बात करेंगे। समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, फंडिंग कैसे होगी, समिति के काम क्या रहेंगे आगे, और क्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए समिति बनाई गई है या पूरे बहुजन समाज के लिए आगे वो काम करेंगे। सचिन जी, पहला सवाल आपसे ही है। समिति का गठन किया गया, जो परिस्थितियां थी वो ये थी कि कॉलोनी तोड़ने की बात की जा रही थी, उस सब से आहत होकर आपने ये फैसला लिया कि एक समिति बनाई। तो क्या सिर्फ अंबेडकर कॉलोनी जो आपकी अपनी कॉलोनी है, समिति उसी के लिए बनाई गई है या बाकी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके साथ भी यदा कदा ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, उनके लिए भी काम करेगी समिति? नहीं, जैसे कि अभी हमारी परसों समिति का गठन हुआ है, उसमें हमने बैठक करी थी, तो अभी उसमें फ़िलहाल डिस्कशन हुआ है कि अभी हम इस हफ्ते नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हमें इसका विस्तार जिला लेवल पे करना है, प्रदेश लेवल पे करना है या राष्ट्रीय लेवल पे करना है। अभी हम 1 हफ्ते के लिए फ़िलहाल अपने मोहल्ले पर ही केंद्रित ध्यान रहेंगे। आगे जैसे भी चीज़ें घटित होती रहेंगी, जैसे अभी रिसेंटली में गाज़ियाबाद में अर्थला में आया है, ऐसे लगभग 207 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लगभग नोटिस या तो जा रहे हैं या जा चुके हैं। हम उनके लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इसीलिए हमने अपनी समिति का नाम अंबेडकर नगर सर्व समाज विकास समिति रखा है, क्योंकि इसमें सर्व समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर एक ही कास्ट के लोग रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पर बहुजन लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसमें हमारे पास सर्व समाज के लोग हैं। हमारे यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ पर वाल्मीकि समाज भी है, नट समाज भी है, जोगी समाज भी है और भी तमाम समाज, गुजर समाज भी है हमारे यहाँ पर। तो लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे कि नाम मोहल्ले का अंबेडकर नगर है, इसलिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर इस समिति का गठन किया है। अच्छा, समिति अगर आगे काम करती है तो क्या खास तौर से वो ही कॉलोनियाँ रहेंगी मतलब आपकी लिस्ट में जो अंबेडकर नगर के नाम से होंगी, या नाम कुछ भी हो, अगर हम कहें कि कोई कॉलोनी ऐसी है जिसका नाम है महाराणा प्रताप कॉलोनी, तो वो भी आप मतलब वहाँ पर भी देखेंगे कि घर का बने रहना ज़रूरी है, चाहे घर भले ही किसी का भी हो? देखिए, इसमें हमारा और हमारी समिति का एक बहुत अच्छा विचार है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने रखा है इसका नाम सर्व समाज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन ही आएंगे, हमारी सिर्फ एक सिंगल तबके के लिए रह जाएगी। देखिए, मेरा मानना, हमारी समिति का मानना है कि जो पीड़ित होता है वो दलित होता है। बस इसमें मेरी बात खत्म हो जाती है कि चाहे वो जर्नल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, जिस पर भी अत्याचार होंगे, जिसकी भी कॉलोनी या कोई भी समस्या होगी, उसके लिए समिति हमारा प्रयास करेगी। तो मतलब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर बहुजनों के अब घर कोई उजाड़ने की कोशिश करेगा तो एक समिति तैयार है जो एक दहाड़ लेने के लिए तैयार रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, अभी समिति के साथ कुल कितने मेंबर अभी पूरी तरह से जुड़ चुके हैं? जैसे कि अभी हमारी समिति गठित हुई है, तो हमारी संडे में 25 आदमियों की हमारी समिति गठित हुई है, लेकिन उसका हम आगे विस्तार करेंगे। जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया है कि कल या परसों से हम अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे। उसमें हम हर वर्ग के, हर समाज के, हर कास्ट के, अगर हो सका तो हर धर्म के लोग भी हम इसमें लेंगे। आपकी जो कॉलोनी तोड़ने की जो आदेश जो जारी किए गए थे, वजह क्या रही थी? क्या कॉलोनी अवैध है, सरकार सही है या फिर आप लोग सही थे? जी, देखिए, सही तो इसमें हम ही हैं, सरकार तो इसमें कहीं सही नहीं है। सरकार का जो शासन प्रशासन है उनको या तो बरगलाया गया है या उन्हें गलत जानकारी है, उनको हमने सही करवाने का भी काम किया है। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको मुझे 2 मिनट का वक्त देना पड़ेगा विस्तार से। सबसे पहले सन 1978 में यहाँ पर हिंडन में बाढ़ आई थी, तो यहाँ पर एक पीछे गाँव है रिछपालगढ़ी गाँव भी बाढ़ से प्रभावित था। तो वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो दलित लोग थे सारे, उन लोगों को यहाँ पर तत्कालीन डीएम ने लाकर बसा दिया था
उस वक्त ऐसे कोई भी लॉ नहीं दिए गए थे, कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी कि आपको यहाँ पर 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, 100 दिन रहना है। इवन जब ये कॉलोनी बसाई गई थी तो उन लोगों को बसाने के लिए बांस, बल्ली, छप्पर भी सरकार द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए थे। अब धीरे धीरे सन 1981-82 से यहाँ पर सिटी बोर्ड था उस वक्त, यहाँ पर सीवर टैक्स लगना शुरू हो गया, नगर निगम का हाउस टैक्स, बिजली का टैक्स और जितने भी तमाम टैक्स होते हैं वो लगने शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पर विकास में भी कॉलोनी हमारी ऊपर होती चली गई, नाली, खड़ंजे, सीवर सब चीज़ आ गई, बिजली आ गई। ये सब 1982-83 में हो गया था, जिसके पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम अवैध हैं या सरकार ये कह रही है कि हम अवैध हैं। जब एक बात बताइए, क्या 39 वर्ष हो गए सरकार को आज पहली बार याद आ रहा है कि हमारी कॉलोनी अवैध है? तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ पर 2,500-3 हज़ार लोग रह रहे हैं, 2,500-3 हज़ार परिवार रह रहे हैं, परिवार तो खैर 500 होंगे, लेकिन उसमें जुड़े हुए लोगों की संख्या तकरीबन 10-10.5 हज़ार है। तो आज उन लोगों को उजाड़ने के लिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। और अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने भी एक आदेश तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उनका एक वक्तव्य छपा था पेपर में। उन्होंने कहा था कि दलितों की ज़मीन जहाँ पर भी है, अगर वो अवैध भी है तो उस पर हम पट्टे करेंगे, तो जो कि एक स्वागत योग्य है। यही प्रश्न हमने बहुजन समाज पार्टी के हमारे विधायक माननीय श्री सुरेश कश्यप जी द्वारा विधान परिषद में उठाया, तो उनसे भी जांच उन प्रमुख सचिव साहब ने यूपीएसआईडीसी और गाजियाबाद प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए, जिसके जवाब का हमें इंतजार है। अच्छा, जिस बयान की अभी आप बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ की जिस बयान की बात कर रहे थे, तो स्वागत योग्य बता दिया आपने। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा है तो फिर जो कॉलोनी तोड़ने की बात की गई थी वो भी गलत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि निर्णय तो सरकार की तरफ से आता है ना। तो अगर योगी जी सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो कॉलोनी तोड़ने का आदेश भी अगर जारी किया जा रहा है तो जाहिर है मुख्यमंत्री को वो तमाम चीज़ें पहले से पता होती हैं या बताई जाती हैं। सरकार बदलते ही अधिकारी खुद जाकर बताते हैं कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं है। तो फिर ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पक्ष लेना और एक तरफ ये कहना कि ये सरकारी जो आदेश आया था वो गलत था, उलझ रहा हूँ मैं इसमें कुछ। मैं उसी चीज़ को क्लियर करता हूँ। ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य आया है, मैं आप कहें तो इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ। जो मैंने अभी दूसरी बात कही, बहुजन समाज पार्टी के विधान परिषद में उपनेता माननीय सुरेश कश्यप जी द्वारा एक सवाल वक्तव्य नियम 111 के तहत उठाया गया था हमारी कॉलोनी का मुद्दा, उसके रिटर्न में तो जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं किसी आपके जैसे पत्रकार ने पूछा होगा कि भाई ऐसे मामले भी संज्ञान में आ रहे हैं, तो उन्होंने वर्बली ये कहा था। क्यों? लेकिन कहा था हमारे इस विधान परिषद में प्रश्न उठने के बाद ही। तो ऐसा नहीं है कि यदि सरकार तक अपनी हम मंशा चाहे विपक्ष के द्वारा पहुंचाएं, चाहे पक्ष के द्वारा, चाहे हम अपनी संख्या बल के द्वारा पहुंचाएं, हमारा मेन मकसद है सरकार तक पहुंचना, हमारी या हमारे जैसे जितने भी पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनकी कॉलोनी या उन पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करना। नेशनल दस्तक का लगातार ये प्रयास रहता है, सिर्फ खबरों में ही छाए नहीं रहने का होता है, बल्कि हम चाहते हैं कि जो बहुजन समाज है, और अगर बात करें सारे समाज की, सर्व समाज की, तो जिस किसी के भी साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है, उनके साथ हो रहे उस अन्याय की आवाज़ को उठाया जाए, बुलंदी के साथ सरकार के कानों तक उसे पहुंचाया जाए। अंबेडकर कॉलोनी का भी एक मामला बीच में आया था, उसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर एक समिति बनाई गई है। समिति के मेंबर्स के साथ इस वक्त में उनसे बात कर रहे हैं, लगातार उनसे पूछ रहे हैं उन तमाम सवालों को जो हमारे खुद के जहन में है, और शायद आपको भी उनका जवाब चाहिए होगा। सचिन जाटव से मैं बात कर रहा हूं, जो समिति के अध्यक्ष है। दोबारा उन्हीं की तरफ मुखातिब होंगे कुछ और सवालों के साथ, उसके बाद बात करेंगे। मीडिया प्रभारी हैं मेरे साथ सुनील गौतम, और उपाध्यक्ष हैं प्रमोद सागर, उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल एक ज़रूरी सवाल मुझे यहाँ पर याद आ गया है सचिन जाटव जी से, वही अगला सवाल मैं करूँगा। समिति बना रहे हैं, एक तरफ समाज पूरा आपके साथ जुड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समिति की आड़ में कोई राजनीति की जा रही हो? देखिए, इस समिति के आड़ में राजनीति हो भी सकती है, उस चीज़ को मैं नकार नहीं रहा, लेकिन हम सभी लोगों का, सारे क्षेत्रवासियों का, मोहल्ले वासियों का और हमारे कार्यकारिणी सदस्यों का ये प्रण है कि हम इसमें राजनीति नहीं होने देंगे। जो भी लेकिन संगठन जो बनते हैं वो तो ऐसे ही बनते हैं। अभी हाल ही का एक बड़ा उदाहरण है भीम आर्मी, आपने नाम जरूर सुना होगा। जब उदय हुआ था तो ये कहा गया था कि बहुजनों की आवाज़ है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी खबरें भी आने लगी कि वो राजनीति की तरफ उनका रुझान हो रहा। तो ऐसा कुछ आपके साथ तो नहीं होगा? देखिए, मैं आपको और सभी जो नेशनल दस्तक के लोग हैं देखने वाले, मैं उनको सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा संगठन राजनीति के लिए नहीं बना है। अगर राजनीति करनी होगी, हमारे मोहल्ले के या क्षेत्र के या गाजियाबाद के, प्रदेश के जिस भी व्यक्ति को राजनीति करनी है, उसके लिए अलग अलग पार्टियाँ बनी हुई हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। मैं पर्सनली बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे करूँगा। जो भी व्यक्ति सरकार से पीड़ित होगा, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है तो सरकार में नाम भारतीय जनता पार्टी का आएगा,
विरोध में आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के ही उठेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। हम जो उस सरकार को यदि कोई गलतफहमी है, उस गलतफहमी को सही करवाने के लिए हम अपना काम करेंगे। अंबेडकर नगर सर्व समाज विकास समिति के मेंबर इस वक्त मेरे साथ हैं। विजयनगर के अंदर हैं हम, अंबेडकर कॉलोनी के अंदर हैं इस वक्त हम। NH 24 पर बनी हुई है ये कॉलोनी, बहुत अच्छी खासी बड़ी कॉलोनी है। मैं जब यहाँ आया तो एक अच्छी मार्केट बनी हुई है। जो यहाँ के लोग हैं, रहने वाले हैं, उनके घरों को देखकर उनकी रिहाइश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत पुरानी ये कॉलोनी है। ऐसे में अगर इसे तोड़ देने के या फिर ख़त्म करने के आदेश अगर आए थे तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो आदेश किस लिए जारी किए गए, किसके आदेशों पर वो आदेश जारी किए गए। इस बारे में बात करेंगे मीडिया प्रभारी जो हमारे साथ है सुनील गौतम से। समिति के मीडिया प्रभारी सुनील गौतम की तरफ मुखातिब होऊंगा। अब मैं उनसे कुछ सवाल हैं, क्योंकि मीडिया प्रभारी हैं तो जाहिर है कि उनके ऊपर प्रचार की भी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इस बात की भी है कि वो समिति की शाख को सबसे ज़्यादा बचाए रखें, भले ही इसके लिए मीडिया का सहारा लेना पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खबरों को मीडिया से बचाया जाता है, तो उस जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निभाएं। सुनील जी, मीडिया प्रभारी आप यहाँ नियुक्त किए गए समिति के अंदर। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप मीडिया को समिति के लिए कितना ज़रूरतमंद समझते हैं और कितना आप मीडिया का बाइकआउट करते हैं, क्योंकि इस वक्त भी आप मीडिया के ही सामने हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नेशनल दस्तक और अपने बहुजन समाज का और इस समिति का जो मुझे आज इस मुकाम पर ला खड़ा करा है। और यहाँ मैं आज जो नेशनल दस्तक के सामने हूँ वो भी समिति के ही उससे हूँ। तो मैं बताऊँगा कि सर आपको मीडिया का जो प्रभाव है वो समिति पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और हमारे मीडिया का जो रोल होता है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, किसी भी नेता अभिनेता को बढ़ाने और नीचे उतारने में मीडिया का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो ऐसे ही हमारी समिति का भी एक मीडिया प्रभारी हूँ जी मैं, और समिति के लिए बहुत कार्यकाल मैं आगे तक के लिए ले जाना चाह रहा हूँ, जिससे मुझे मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी मीडिया जैसे अब पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, डेली खबर हैं, मैं यहाँ की जो मीडिया हम कार्यकाल करते हैं उसको भी मीडिया तक पहुँचाता हूँ। और मेरा भी अहम रोल है इसमें, क्योंकि सारा कार्यभार ये सब जो ऊपर अधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, पहले मुझे ही कहते हैं कि भाई मैं ये हमने कार्यकाल जो किया है इसको आगे पहुँचाइए, और मैं इसी के माध्यम से मीडिया तक पहुँचाता हूँ और वो जनता में पहुँचता है। मेरे सवाल के जवाब के आसपास ही आप रहे। मैं एक बार फिर दोबारा अपने सवाल को नए तरीके से पूछ लेता हूं। मैं दरअसल यही जानना चाहता हूं कि जो सवाल मेरा अभी सचिन जी से था राजनीति को लेकर, जब आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया में आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, मीडिया आपके पास तक आएगी, आपके किए हुए कामों को दिखाया जाएगा, आपके साथ कुछ भी होता है बड़े लेवल पर भी उठ सकता है, और नहीं तो इक्का दुक्का अखबार और चैनल वाले तो उसको ज़रूर दिखा देंगे। तो ऐसे में जब लोकप्रियता बढ़ती है तो ऐसा तो नहीं है कि जो समिति बनाई गई है, और आप क्योंकि विशेषकर आप मीडिया प्रभारी चुने गए हैं, तो मीडिया में आने का कोई नया तरीका ढूंढा गया हो? मीडिया में आने का तो कोई ऐसा नया तरीका नहीं था। जो मेरी जो पहले से थोड़ी रुझाव जो था वो मीडिया की तरफ ज़्यादा था, इसीलिए समिति ने मुझे मीडिया प्रभारी चुना था। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि चर्चा में आने के लिए, फेमस होने के लिए तो समिति को नहीं बनाया गया है ना, क्योंकि एक कॉलोनी है, 500 परिवार आपने बताया कि यहाँ रहते हैं, सचिन जी ने बताया। 500 परिवारों के साथ ईमानदारी से काम कैसे किया जाएगा? कोई धोखा तो नहीं होगा कि सिर्फ अपने आप को चर्चा में रखा और जिस उद्देश्य से समिति बनाई गई वो गायब हो गया? मैं जैसे आपने जो सवाल किया है उसी का जवाब देते हुए बता रहा हूँ कि मैंने अपने जो मैं जैसे मीडिया प्रभारी में बनाऊँ, मैं अपना नाम ऊपर कहीं नहीं रखता। जैसे पहले समिति का नाम ऊपर चलता है, और हमारे बहुजन समाज से अंबेडकर नगर कॉलोनी का जैसे विकास के कार्यों में होते हुए मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, समिति के लिए मैं करता हूँ जो भी कर रहा हूँ इस समय। तो आगे क्या क्या जिम्मेदारियां आपको लग रही हैं कि समिति की तरफ से आपके पास आ जाएंगी, या फिर किन खास मुद्दों पर समिति काम करेगी जो आपके हिसाब से लगता है कि वो मुद्दे होने चाहिए, अगर अम्बेडकर कॉलोनी को हटाकर बात करें तो? जैसे अम्बेडकर नगर कॉलोनी को हटाने के पहले तो हम जैसे हमारी समिति बनी है, पहले तो इसके सामाजिक कार्य और इसको विकास कार्य की ओर समिति ले जाएगी। और मैं इससे हटके अगर जो अम्बेडकर नगर से हटके बात करूं तो जो सामाजिक कार्य होंगे हमारे आगे के, और ऐसी बात नहीं है कि हम केवल ये अम्बेडकर नगर के लिए ही बनाई है, हम और भी बहुजन जो समाज हमारा होगा, दलित समाज होगा, उसके लिए कहीं और भी आवाज़, अगर जो परेशानी की आवाज़ उनके लिए उठेगी तो हम वहाँ पर भी आवाज़ उठाएंगे उनके साथ मिलकर।
मीडिया प्रभारी जो कि समिति के मीडिया प्रभारी हैं सुनील गौतम, उनसे लगातार मैं बात कर रहा था। एक बात मुझे याद आ गई कि बहुजन जो बात ज़्यादातर कही जाती है आजकल, ये जो सबसे ज़्यादा ऐसा कहा जाने लगा है हर बात में बहुजन, हर बात में दलित, उसकी एक वजह ये भी है कि आप जो बहुजन समाज है, एक नेता है, कद्दावर नेता है मायावती, जब 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत से वो सरकार में आई थी तो एक बड़ा उदाहरण पेश किया था उन्होंने सर्व समाज को लेकर, जो कहा जाता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको लेकर एक बड़ा उदाहरण दिया गया था कि उन्होंने 100 से भी ज़्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिए थे। तो जाहिर है कि बहुजन समाज हमेशा से ही सर्व समाज के बारे में सोचता और चलता चला है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है आज के दौर में जब बहुजन समाज के साथ अन्याय ज़्यादा होने लगा है। तो इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा बहुजन समाज और मुस्लिम समाज दोनों ही निशाने पर हैं। तो ऐसी समिति, ऐसे संगठनों का बनना जायज़ है, लाजमी है कि ये बनेंगे अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, खुद आवाज़ उठाने के लिए। ऐसी समितियां और ऐसे संगठन बनते चले जाएंगे और नेशनल दस्तक का पूरा प्रयास रहेगा ऐसी समिति और ऐसे संगठनों को आप तक पहुँचाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा में लेके आने का। समिति के उपाध्यक्ष प्रमोद सागर इस वक्त मेरे बाएं हाथ पर बैठे हैं, उनसे भी कुछ सवाल ज़रूरी हैं क्योंकि उपाध्यक्ष हैं तो जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी ज़्यादा आती हैं। और समिति और संगठन जब बनाए जाते हैं तो मेंबर जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के लोगों को चुना जाता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जिस तरह से अध्यक्ष की जिम्मेदारी सचिन जाटव को दी गई, मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सुनील गौतम को दी गई है, ठीक वैसे ही उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रमोद सागर को दी गई है। तो उनसे भी कुछ सवाल लाजमी है, जायज़ है कि उनसे ज़रूर पूछे जाएं। मैं आपकी तरफ आऊँगा। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप उपाध्यक्ष बनाए गए हैं समिति की तरफ से, और जैसे कि मैं 2 लोगों से भी बात कर चुका हूं, समिति के 2 बाकी मेंबरों से, कहीं ना कहीं मुझे संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाया है कि बहुजन समाज के लिए विशेषकर समिति करेगी क्या। आपसे वही सवाल दोबारा है कि समिति के विशेष कार्य क्या रहेंगे बहुजन समाज के लिए। सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक का धन्यवाद करूंगा कि हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहां आए, और सराहनीय कदम है आप लोगों का। जहां बड़े न्यूज़ चैनल हमेशा दलितों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, वहीं नेशनल दस्तक एक हमारे यहाँ पर दलित की आवाज़, सर्व समाज की आवाज़, दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कॉलोनी तोड़ने का जो मुद्दा चला आ रहा है, ये कभी पहले नहीं हुआ ऐसा। सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, जो भी सरकारें बनी उन्होंने हमेशा इस कॉलोनी को विकास कार्य में प्राथमिकता दी गई है। पर आज ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि 40 वर्ष के बाद में अचानक जब से ये भाजपा की सरकार आई है, इसमें ये ऐसा क्या हो गया कि दलितों से इतना परहेज, एक तरफ तो इन्हें गले लगाने की बात करी जा रही है कि भाई हम दलितों के उत्थान के लिए सारी विकास योजनाएं चली जा रही हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं, सब जगह उनको मौके तलाशे जा रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं फिर एक जहाँ पे एक गरीब का एक आसरा होता है, जहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा होता है, पूरे जीवन की कमाई तिनका तिनका करके वो आदमी लगाता है, और एक ठगा सा महसूस कर रहा है आज समाज, क्योंकि दलित समाज से शायद बीजेपी वालों को ये अपेक्षा रही होगी कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दी। इसमें द्वेष भावना जैसा कोई व्यवहार किसी सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार किसी जीतने के बाद में एक व्यक्ति या जाति विशेष की नहीं होती है, उसे सर्व समाज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, चाहे किसी ने उसको मत दिया है या ना दिया है। सभी लोग यहाँ पर जिस दिन से ये नोटिस आए हैं और बहके माहौल में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे यहीं पे उसमें बहके माहौल में ही एक लाल सिंह जी हैं, उनकी मौत भी हो चुकी है यहाँ पे। उसके मामले को छोड़ करके आज यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, 10,000 की लगभग आबादी है आज हमारे यहाँ पे। 10,000 की आबादी के अंदर उसी दिन से हम लोग आंदोलनरत हैं, और ये आंदोलन जब तक हमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई सटीक जवाब नहीं दे देती है कि आपको यहाँ से ना ही उजाड़ा जाएगा, ना ही यहाँ से कहीं अन्य जगह बसाया जाएगा। हमारी किसी प्रकार की सरकार से कोई किसी प्रकार की यहाँ से उजड़ने के एवज में ना ही मुआवजे की मांग है, ना ही कोई, बस यहाँ चाहते हैं कि हमें यहाँ से ना उजाड़ा जाए। हमारे परिवार को यहाँ पर जैसे पहली सरकारों ने यहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई है, मूलभूत सुविधाएँ दी गई हैं, सरकारी स्कूल से लेकर के आज यहाँ पे सब फैसिलिटी हैं। राजस्व विभाग को यहाँ पे रजिस्ट्री का माध्यम बनाया गया है, हाउस टैक्स, बिजली, सभी यहाँ पे हम लोग पेमेंट करते हैं हर जगह टैक्स की। तो फिर आज ऐसी क्या आवश्यकता है कि 39 वर्ष बाद में इस कॉलोनी पर ये जो गाज गिरी है, आखिर इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये जाहिर हो जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट एक दलित मानसिकता जो विरोधी है उसके लिए जानी जाती है, इसने जगजाहिर कर दिया है। चाहे इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारी ने भ्रमित किया गया है, कैसे क्या? वैसे जब जहाँ से हमने जानकारी करी है तो ये बताया गया है कि शासन ने एक एंटी भूमाफिया स्क्वाड के नाम से एक गठन किया गया था एक, तो उसके तहत में हमारी कॉलोनी को दायरे में अधिकारी ने जो है वो ले लिया। और जहाँ तक है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भूमाफिया के माध्यम से कि हम कोई भूमाफिया नहीं है, हमको यहाँ पे शासन द्वारा पीड़िता के रूप में हम यहाँ पे बसाया गया है, और हम लोग यहाँ पे आज से नहीं बस 40 वर्ष हो गए।
पूर्व की 10 साल का जो हमें आंकड़ा दिया गया है शासन के द्वारा, हम यूपीएसआईडीसी के ऑफिस में जाकर के मिले हैं, तो उन्होंने बताया था हमें कि पूर्व में जो 2 सरकारें रही हैं समाजवादी की और बहुजन समाज पार्टी की, उन 10 वर्षों पे कहाँ कहाँ लोगों ने घोटाले किए, ज़मीन को लोगों ने बेच दिया, एलएमसी को बेच दिया, किसानों को गुमराह किया गया है, ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दी गई है। ये स्क्वाड उनके तहत बना गया था, तो उन्हीं पे कार्रवाई की जाए। हम लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, 40 वर्ष से हम लोग यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, तो इस पर हम पे वो एंटी स्क्वाड जो है इनका कहाँ लागू होता है। एक तरफ शासन हमारे लिए जो है ना, अभी मैंने जानकारी करी है कि हमारे लिए विशेष वित्त की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे दलित जो हैं उनको विशेष वित्त की व्यवस्था दी गई है कि इनको सभी सहूलियतें दी जाएंगी, जो भी इनके पास में अब तक पूर्व सरकारें नहीं कर चुकी हैं वो करा जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास में कॉलोनी तोड़ने के नोटिस भेजे जाते हैं। ये कौन सा हमको भ्रमजाल में फंसा दिया सरकार? पहले तो हमें आश्वस्त करे कि जो आप अब हमें आश्वासन दे रहे हो वो सटीक है, या जो हमें नोटिस के द्वारा तोड़े जाने के आश्वासन दिए गए हैं वो सही हैं। पहले तो हमारे मतभेद को पहले सरकार या किसी भी अधिकारी के माध्यम से ये दूर करे कि आपको जो हमें पहले लागू करी गई बातें वो सत्य हैं, आपको तोड़ा जाएगा। अगर तोड़ा नहीं जाएगा तो फिर विकास कार्य जो हमारे साथ में एक छल है, एक छलावा है और धोखे के सिवाय कुछ नहीं है। तो जो आपने पूरी जो भी एक विस्तृत जानकारी दी है वो बिल्कुल मैं समझ गया कि जो आप कहना चाहते हैं, पर सवाल अब भी वहीं का वहीं बना हुआ है कि जो कुछ अम्बेडकर कॉलोनी के साथ हुआ, जो यहाँ के साथ हुआ, क्या स्पेशली यहीं के साथ हुआ, विशेष यहीं के साथ हुआ, या बाकी और भी कई जगहों पर ऐसा माहौल बना था कि कॉलोनियाँ तोड़ी जाएँ? मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि समिति का जो गठन किया गया है, ये समिति सिर्फ इस कॉलोनी को बचाने के लिए बन रही है या बाकी जो और कॉलोनियाँ भी तोड़ने के कगार पे हैं? बहुत जगहों पर अभी मैंने हाल ही में एक जगह से रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पर भी एक कॉलोनी थी जो 60 साल पुरानी थी, दलितों की ही कॉलोनी थी, लेकिन क्योंकि वो मामला यूपी का नहीं था, दिल्ली का था। लेकिन सरकार और राज्य बदल जाने से जात नहीं बदल जाती है वाली बात पे मैं कहूँ, वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि उस कॉलोनी को तोड़ा गया, वहाँ से हमने रिपोर्टिंग की, बाद में सरकार दबाव में आई, तो शायद क्या अभी भी वहाँ पर कुछ घर बाकी हैं। तो समिति का उद्देश्य कहीं ना कहीं खो रहा है। मैं उस उद्देश्य की तरफ वापस जानना चाहूँगा। समिति बनाने का उद्देश्य है समाज को यहाँ पे इस आपातकालीन स्थिति में एकजुट करने का माध्यम हमारा है कि ऐसी विपदा की स्थिति में समाज का कोई भी अंग यहाँ पे सब समाज के लोग रह रहे हैं, जिसमें 70% यहाँ पे दलित समुदाय के लोग रहते हैं, 30% में अन्य समुदाय के लोग भी आते हैं। दलित समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी उनके प्रति ज़्यादा बन जाती है, पर इसमें अफसोस के साथ हम नहीं कह सकेंगे कि दलित समाज अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और इसमें सर्व समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। जातिगत भावना को छोड़ करके, राजनीतिक भावना को छोड़ करके अपने घरों की छत को बचाने के लिए हमने ये समिति का नाम सर्व समाज रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर लड़ाई गरीब की कोई जाति नहीं होती, वो दलित समाज में भी पाया जाता है, वो स्वर्ण समाज में भी पाया जाता है। तो हमारा मकसद सर्व समाज नाम रखने का यही है कि गरीब की कोई जाति नहीं होती और गरीब को जब तक लड़ा नहीं जाएगा उसके हक की जो बनता है उसको कोई यूँ ही नहीं दे देगा। तो मैं समझता हूँ कि सर्व समाज के लोगों को इस लड़ाई के माध्यम से लड़ना पड़ेगा और इस समिति का हमारा माध्यम खाली कॉलोनी तक सीमित नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब अम्बेडकर में भी हैं तो अन्य कॉलोनियों में भी जरूर बसे होंगे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि मतलब हम ये मान सकते हैं कि समिति का उद्देश्य ये है, अभी आपने सर्व समाज की बात की है, तो कल अगर किसी और के साथ ऐसा कुछ होता है जैसा इस कॉलोनी के साथ हो रहा है, तो अम्बेडकरवाद या मनुवाद के बीच कोई टकराव तो नहीं होगा ना? समिति उसके लिए तैयार खड़ी है उनकी मदद के लिए, या सिर्फ ऐसा होगा कि ये कहा जाएगा कि नहीं, हम अम्बेडकर कॉलोनी को बनाने के लिए हमने एक समिति बनाई थी, बाकी किसी का अगर टूटता है तो टूट जाए, हमें कोई परवाह नहीं है? ये जानना चाहता हूँ मैं, समिति का उद्देश्य यही है ना, सबके लिए काम करना, या सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह जाएगी समिति? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप लोग कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए सर्व समाज की बात करते हो, जैसे मैंने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, वो हर धर्म में पाई जाती है, हर जाति में पाई जाती है, सवर्णों में भी गरीब पाए जाते हैं, उनकी हक की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। दलित समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, ये में कोई नहीं है, क्योंकि आज की डेट में भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित अगर कोई जाति है तो वो दलित है। जितनी सरकारें बनती हैं वो दलित के उत्थान की बात करती हैं, पर वो सिर्फ कागजों में ही सीमित नज़र आता है। और अगर हमें इस बात का मौका मिलता है कभी कहीं भी किसी भी गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का है, तो हम उसके लिए सदैव आगे आगे रहेंगे, कोई पीछा नहीं हटेंगे, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी बराबर। मेरे साथ 3 लोग जो हैं, मैं उनके नाम आपको दोबारा से बताना चाहूँगा। ये एक समिति का गठन किया गया है, अम्बेडकर नगर सर्व समाज विकास समिति। मीडिया प्रभारी सुनील गौतम मेरे साथ थे, अध्यक्ष सचिन जाटव मेरे साथ थे और उपाध्यक्ष प्रमोद सागर मेरे साथ थे। तीनों लोगों से बात की है हमने। समिति के उद्देश्य को लेकर अगर बात करें, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असंतुष्टि भरा जवाब मिला, लेकिन एक चीज़ तय हो गई आखिर में आकर कि समिति का उद्देश्य सरकार के उन आदेशों के खिलाफ जाना है जिन आदेशों में अक्सर गरीबों के घर तोड़ने के आदेश जारी हो जाते हैं।
तो बेहतर है कि ऐसी समितियां और भी बनाई जाएं और उम्मीद करेंगे कि ये समिति भी अपने उसी एजेंडे पर काम करे जिस एजेंडे के तहत इसको बनाया गया है। एक और आखिरी सवाल मुझे याद आ रहा है, वो ज़रूर पूछना चाहूँगा, उपाध्यक्ष साहब की तरफ वापस मुखातिब होऊंगा। फंडिंग की मैं बात करूँगा। समिति बना लेना, संगठन बना लेना एक आसान बात है, लेकिन खर्चे भी बराबर बढ़ जाते हैं। तो फंड किस तरीके से जुटाएंगे आप किसी भी काम के लिए? कल अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, किसी तरह का कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है, पोस्टर्स बनवाना या फिर एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो बैठने के लिए कुर्सियां तक तो मंगाई जाती ही है, तो वो सारी फंडिंग कैसे होगी? उस फंडिंग का कोई सोचा है कुछ व्यवस्था किस तरह से की जाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग 30 जून से अपनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अब तक ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी कॉलोनी की एकता हमें यहाँ नज़र आती है, देखने के लिए मिलता है कि जैसे मैं कहता शुरू से चला आया हूँ कि जब किसी पर पीड़ा आती है तो यहाँ कॉलोनी के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। आज तक अभी तक हमें जो भी हम लड़ाई लड़ी है, अभी तक हम उसमें फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर आदमी अपनी स्वेच्छा से और अपने खर्चे से ये आंदोलन यहाँ से गाजियाबाद ही नहीं, गाजियाबाद से अगर हमें लखनऊ तक भी आंदोलन लड़ना पड़ेगा तो हम अपने निजी खर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कि फंडिंग की व्यवस्था हमेशा करनी पड़ती है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और फंडिंग के लिए हमने सदस्यता अभियान के रूप में चलाया है और जो हम सदस्य होंगे हमारे उनसी चंदे के रूप में हम इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अम्बेडकर नगर सर्व समाज विकास समिति है ये, जिसका अभी हाल ही में गठन किया गया है और किस लिए गठन किया गया वो मामला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अम्बेडकर कॉलोनी है जिसको तोड़ने का आदेश जारी हुआ था और सुनवाई नहीं होने पर जब लगातार सरकारी आदेश आते रहे, यहाँ के रहने वाले लोगों ने ये पूरी कोशिश की कि उनकी कॉलोनी बची रहे, क्योंकि उनको जो स्थापन और विस्थापन की अगर बात करें तो दोनों ही तरीके से सरकार उसमें इन्वॉल्व थी। तो उसके बाद आखिर में आकर एक समिति का गठन किया गया है और यही वो समिति है जिसके 3 अधिकारियों से भी मैं लगातार बात कर रहा था। अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह पर इस समिति की ज़रूरत महसूस होती है और आपको लगता है कि समिति आपके काम आ सकती है, तो समिति से जुड़े मेंबर्स के नंबर हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, वो नंबर आप ले सकते हैं और किसी भी वक्त तीनों ही अधिकारियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मीडिया प्रभारी सुनील गौतम, अध्यक्ष सचिन जाटव और उपाध्यक्ष प्रमोद सागर, तीनों के नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। वो नंबर आप ले सकते हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नेशनल दस्तक को। नेशनल दस्तक से भी आप इन लोगों का नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समिति अपने उद्देश्यों में कामयाब रहे और इस तरीके के और भी संगठन और समितियां अब बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आवाज़ अगर कोई नहीं सुन रहा है तो बेहतर है कि आप खुद अपनी आवाज़ बनने की कोशिश करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक गाजियाबाद।